देखिए हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आइंस्टीन ने जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया था उसके बारे में E बराबर mc², ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया था। उसके बाद हमने कहा था हम इसके थोड़े केसेस पढ़ेंगे, जैसे कि एक में पढ़ेंगे जब B का मान जो है प्रकाश के वेग से कम हो, एक अद्भुत बराबर हो, है ना, इन सब के बारे में। तो हम लोग इसमें ही अब एक ही चीजें निकालते चलते हैं। ए पार्ट करते हैं इसका। ए पार्ट है कण की अनापेक्षिकीय गतिज ऊर्जा, जो कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, वो होती है अनापेक्षिकीय। अनापेक्षिकीय का मतलब जो कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो। तो इसका पहला पार्ट है कण की अनापेक्षिकीय गतिज ऊर्जा। इसे लिखेंगे जब कण का वेग अनापेक्षिकीय मतलब कण का वेग प्रकाश के वेग से कम हो। जब कण का वेग v is very less than c हो तो v अपॉन c का मान लेस देन 1 हो जाएगा। तो अपन लोग द्विपद प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि द्विपद प्रमेय आपको याद हो तो 1 + x की पावर n होती है 1 + n x + n * n - 1 अपॉन फैक्टोरियल। तो सब आगे हम लोगों से आगे के दो पद याद होते हैं। बायनोमियल थ्योरम में द्विपद प्रमेय तब लगती है जब x का मान लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे भी इसका मान लेस देन 1 है तो द्विपद प्रमेय लगेगी। देखिएगा कब लिखेंगे, तो गतिज ऊर्जा E के बराबर होता क्या है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था n - m0 c² आया था। यहाँ से n का मान जो है वो आपेक्षिकीय द्रव्यमान होता है ना, m बराबर m0 वाला को फॉर्मूला याद कर देते हैं, m0 अपॉन √1 - v² c²। साइड में भले लिख लेना, चूंकि ये था, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पूरे में से m0 कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं ना, या फिर काम करते हैं c² से गुणा कर देते हैं ना, m0 c² इसको ऊपर ले जाएंगे 1 - v² अपॉन c² की पावर -1/2 और माइनस m0 c²। नोट करो इसको, फिर अभी आगे सॉल्व करते हैं। आगे करते हैं, द्विपद प्रमेय से प्रसार करते हैं इसका। साइड में आपको भले इतना आगे लिख लेना द्विपद प्रसार से, मैं तो डायरेक्ट कर देती हूँ। यहाँ से ठीक है आ जाएगा, यहाँ देखो m0 c² ऐसा कि वैसा, यहाँ 1 और द्विपद प्रमेय में आगे आ जाता है पावर 1 + 1/2 v² अपॉन c² और बाकी की ऊपर होगी उच्च धातु वाले पद, ठीक है, उनको नगण्य मानने का। तो लास्ट में लिख लेना ब्रैकेट में उच्च धातु को नगण्य लेने का। तो क्या होगा, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बाकी उच्च पदों को नगण्य लीजिए। यहाँ पे बचा, इससे ये कट गया, क्या बचा हाफ एम वी² होता है, पर विराम की बात कर रहे हैं तो हाफ m0 v² और यही हमारी अनपेक्षिकीय
की लकीर ऊर्जा होती है, जो कि हमने इस फॉर्मूला से भी निकाली है। नोट कर लो इसको, ये लगभग में जाएगा ये चीज। लगभग में क्यों ले रहे हैं इसको? लगभग में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको कुछ पदों को नगण्य मान रहे हैं। नोट करो, अगला आपेक्षिकीय ऊर्जा तथा संवेग में संबंध पी पार्ट है। देखिए कैसे अपन को ऊर्जा और संवेग में संबंध बताना है, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि E बराबर होता है mc स्क्वायर, होता है ना आइंस्टीन के हिसाब से। तो E बराबर m की जगह पे लिखेंगे m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू में क्या है c स्क्वायर। यहाँ पे इसको ले जाओ E, या फिर काम करते ना स्क्वायर लगाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो e स्क्वायर बराबर m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वेशन 1 तथा संवेग हमें पता है कितना होता है p बराबर mv। तो p बराबर m की जगह रख दिया अपन लोग m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इनटू v स्क्वायर का मतलब होता है p स्क्वायर बराबर m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एक काम और करना है, इसको दोनों तरफ c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर c स्क्वायर। ये हम क्यों कर रहे हैं देखना अभी, क्योंकि हमें पता है कि आंसर ऐसे ही आने वाला है, प्रोसेस है ये, है ना। क्योंकि देखो इस वाले में c का टर्म था और उस वाले में c का टर्म नहीं था, इसीलिए हमें ऐसे तो करना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2, नीचे वाली है ना, ये नीचे वाली है ना, इसको इक्वेशन 2 b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दोनों लिखो, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें से फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस भी करना है हमें। इधर से मिटा देती हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने पर क्या होगा, e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर बराबर e स्क्वायर की जगह क्या था m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और माइनस m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ से e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम लेते हैं 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो
तो यहाँ पे क्या बचा m नॉट स्क्वायर c की पावर 4, यहाँ पे क्या बचा m नॉट स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो एलसीएम लिया है अपन ने सिर्फ। अभी अपन क्या करते हैं यहाँ से m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो 1 बचता है, यहाँ पे b स्क्वायर और अपॉन में c स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर से 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c की पावर 4, यहाँ से e स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4, e की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। ये हमारा आपेक्षिकीय ऊर्जा यानी E जो कि कुल ऊर्जा है वो और संवेग में संबंध है। E बराबर अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। नोट करो इसको, ये अपना दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। पॉज करके एक बार नोट कर लिया करो इसको। अगला गतिज ऊर्जा संवेग में संबंध यानी E के और T में संबंध। हाँ, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि कुल ऊर्जा जो है अभी हमने E की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4, ये कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा ही विराम द्रव्यमान ऊर्जा होती है, विराम ऊर्जा होती है जिसका मान होता है m नॉट c स्क्वायर, क्योंकि विराम द्रव्यमान m नॉट है, ऊर्जा क्या हो जाएगी उसके रिस्पेक्ट में m नॉट c स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा से समीकरण दिया था E बराबर mc स्क्वायर। अगर अपन स्थिर स्थिति की बात कर रहे हैं, रुकी अवस्था की बात कर रहे हैं, तो m नॉट c स्क्वायर। अब इससे तो मतलब है इन दोनों से मतलब है, इनका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 इज इक्वल्स टू e के प्लस m नॉट c स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 को स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर, यानी e के स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2e के m नॉट c स्क्वायर, यहाँ से m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 से m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 कैंसिल, यहाँ से हम लोगों को निकालना है p स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्या करेंगे 1/c स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे क्या बचा e के स्क्वायर प्लस 2e के m नॉट c स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करना है आगे, एक बार इसको मिटा दो, मतलब यहाँ पे देख लो, फिर इससे आगे सॉल्व कर दीजिए। 2 लाइन का और बचा है, 2 का कहाँ, 1 लाइन का बचेगा। नोट करो इसको। यहाँ कर देती हूँ, तो p स्क्वायर बराबर उधर से e के स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, है ना, e के स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 प्लस, यहाँ से e के स्क्वायर कॉमन लिया तो 2m नॉट c स्क्वायर ओवर e के, और दोनों तरफ अंडर स्क्वायर रूट किया है यानी कि वर्गमूल किया, तो p की वैल्यू क्या आ गई
1 प्लस 2m0 c स्क्वायर ओवर e की पावर 1/2। p की वैल्यू क्या आ गई? e के अपॉन c 1 प्लस 2m0 c स्क्वायर ओवर e की पावर 1/2। यहाँ पे ये सम देख रहा और ये चीज हो जाएगी, दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। नोट करो इसको। इसका लास्ट केस और बचा है शून्य द्रव्यमान वाले कण के लिए, कि शून्य द्रव्यमान का कण होगा तो क्या होगा। डी है शून्य द्रव्यमान वाले कण के लिए। ये बोल रहा है कि जब विराम द्रव्यमान शून्य हो किसी कण का, ठीक है, तो देखो जब m0 बराबर 0 तो t बराबर क्या होता है? अंडर रूट t स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c की पावर 4। m0 की वैल्यू क्या है? 0। तो e बराबर अंडर रूट t स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि e की वैल्यू आ गई p की वैल्यू क्या होती है? p होता है संकेत, होता है mv c, समीकरण 1। परंतु आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है E बराबर mc स्क्वायर, समीकरण 2। इन दोनों की तुलना करो, E C M सिर्फ एक C यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ भी है, समीकरण 1 में 2 से ये दोनों बराबर कब होंगी? V बराबर C, यानी कोई कण जिसका विराम द्रव्यमान कैसा हो? शून्य हो, तो वो प्रकाश के वेग से गति करेगा। जैसे कि लाइट होती है ना, लाइट से फोटोन निकलते हैं, उन फोटोनों का विराम द्रव्यमान 0 होता है, इसीलिए वो प्रकाश के वेग से गति करते हैं। नोट करो यहाँ तक, तो इसके बारे में लाइन लिखवानी है, वो लिखवा दूंगी। लास्ट लाइन लेना। अतः शून्य द्रव्यमान वाला कण निर्वात में, अतः शून्य द्रव्यमान वाला कण निर्वात में हमेशा प्रकाश के वेग से गति करता है। हमेशा प्रकाश के वेग से गति करता है। तो हमारा यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध वाला टॉपिक हो गया खत्म। अब करते हैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट। नोट कर लो इसको।
स्टार्ट करते हैं। पहले इस टॉपिक के बारे में बता देते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस टॉपिक में ना, कुछ थोड़ा सा हटके है। तो देखिए अपन लोग अब पढ़ेंगे जो नया टॉपिक है लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ निवर्चन। टॉपिक का नाम थोड़ा भारी भरकम है पर है बहुत सिंपल। लॉरेंज रूपांतरण का ज्यामितीय अर्थ निर्वचन। मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि अब ज्योमेट्री की बात आएगी, कोई एंगल वगैरह की बात आएगी। इसमें देखिए अभी तक अपन ने लॉरेंज रूपांतरण समीकरण जो पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक निर्देश तंत्र S था जो कि रुका हुआ था, एक निर्देश तंत्र S डैश था जो कि स्थानांतरण गति कर रहा था v वेग से किसी दिशा में। अब स्थानांतरण की तो थी उड़ थोड़ी कर रहा था या रोटेट घूमना थोड़ी कर रहा था, सिर्फ स्थानांतरण गति यानी कुछ भी चल रहा था, जैसे कोई ट्रेन चल रही है, जैसे कोई ट्रक चल रहा है, इस तरह से। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो ऐसा पढ़ेंगे कि एक निर्देश तंत्र S है और दूसरा जो है इसके सापेक्ष किसी एंगल पर, किसी कोण पर घुमा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे तो दो लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों में किस तरह का फर्क आता है। क्या हमने जो पहले स्थानांतरण गति में लॉरेंज रूपांतरण समीकरणें पढ़ी थी वो लगभग इसके जैसी हो जाएंगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो इसके जैसी ही हो जाएंगी, बस थोड़े बहुत चेंजेस के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक डायग्राम में ऐसा है जो आपको समझना है। डायग्राम अच्छे से समझा दैट मींस आपको पूरा का पूरा टॉपिक आ गया। देखिए शुरुआत करेंगे, माना एक निर्देश तंत्र है S निर्देश तंत्र, ये है S, इसका मूल बिंदु O है, इसके अक्ष X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष। ठीक है, ये कौन सा निर्देश तंत्र है? S निर्देश तंत्र। अब एक और निर्देश तंत्र है S डैश जो इसके सापेक्ष थीटा कोण पर झुका हुआ है। ये X डैश, ये यहाँ पर ये इस तरह से झुका हुआ है कि इसका केंद्र बिंदु वही है जहाँ S का है, सिर्फ इसके X अक्ष यहाँ बदली, जैसे यहाँ से आए तो Y भी डिस्प्लेस होगी, यानी कि थोड़ी सी विस्थापित होगी, वो भी थीटा एंगल पे, लेकिन Z को विस्थापित ना किया जाए। यानी कि एक निर्देश तंत्र है S, ये Y और Y डैश, ये S है और ये S डैश। S डैश एक ऐसा निर्देश तंत्र है जो S के सापेक्ष थीटा कोण पर इस प्रकार झुका हुआ है कि इसकी X और Y अक्ष तो थीटा कोण पर है, लेकिन O और Z अपने ही बिंदु। समझे? अब देखो, माना कोई बिंदु है P, उस P बिंदु के S निर्देश तंत्र में निर्देशांक है X और Y। अब मैं क्या करती हूँ, जो x y वाले ना मतलब S निर्देश तंत्र को डार्क बना दूंगी और S जैसा लिख। तो P बिंदु के इस पर प्रक्षेप देखें, ये रहा, और ये किस पर? x और y पर, क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी कौन सा निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं? S वाली। तो ये बिंदु मैंने मान लिया A है और ये बिंदु मैंने मान लिया B है। ये वाली जो दूरी है ये x है क्योंकि x निर्देश तंत्र का निर्देशांक है, और ये वाली जो दूरी है ये y, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। कोई दिक्कत है? अभी अपन सिर्फ इतना लिखेंगे, फिर क्योंकि खिचड़ी जैसी बन जाएगी, क्योंकि अभी अपन को S डैश की बात कर रहे हैं। तो हम लोग लिखते हैं, माना निर्देश तंत्र S में किसी बिंदु, माना निर्देश तंत्र S में किसी बिंदु P के निर्देशांक, किसी बिंदु P के निर्देशांक x y हैं। अब z को इसलिए कंसीडर नहीं
का है ये, क्यों? क्योंकि हम z को चेंज ही नहीं कर रहे हैं। लिखना तो हमें चाहिए निर्देशांक x y z, लेकिन हम सिर्फ x y लिख रहे हैं। चाहो तो आप काम करो z लिख लो, पर अपना z का कोई काम नहीं है इसमें। चलो x y z लिख लो क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं है अपना z लिख लो। ठीक है, निर्देशांक x y z है, तो पहले हम x निर्देशांक की बात करते हैं। OA बराबर होगा PB के, OA बराबर PB के, और ये किसके बराबर है? x। ऐसे y है OB बराबर PA, OB बराबर PA बराबर y, समीकरण 1। नोट करो इसको, फिर हम लोग S डैश निर्देश तंत्र की बात करेंगे। टॉपिक बहुत सिंपल है, बस डायग्राम पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। तो अब देखिए, अब मान लेते हैं इसी बिंदु P के निर्देशांक S डैश में है x डैश y डैश। तो अब अपन लोग x डैश और y डैश अक्षों की बात करेंगे। इससे इस पर लंब डालो, ये मान लिया है C, और इससे इस पर डालो, ये मान लिया है D। तो ये जो PC है और ये OD है, ये तो हो गए y डैश, और ये OC है और ये PD है, ये हो गए x डैश। x डैश में यहाँ नहीं लिखती हूँ, यहाँ लिखती। ठीक है ना? ये अब किसकी बात हो रही है? s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, s डैश निर्देश तंत्र की। ये x डैश वाला हो गया और ये y डैश वाला हो गया। ठीक है, तो अब देखना इसके आगे लिखेंगे, मैं वो मिटा देती हूँ। मैंने इस लाइन को लिखा छोड़ दिया क्योंकि इसी लाइन से शुरू होना है आगे करना। माना s निर्देश तंत्र s डैश में, या फिर पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसको लिखना भी पड़ेगा कि थीटा कौन सा रुका हुआ है, सब कुछ है ना। मैं सोचूं थोड़ा सा काम हल्का हो जाए, थोड़ी सा देख लीजिए। तो लिखेंगे एक अन्य निर्देश तंत्र s डैश, एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश जो S से थीटा कोण पर, जो S से थीटा कोण पर इस प्रकार झुका है कि क्या क्या संपाती रहे, एक तो O ना बदले और एक Z अक्ष ना बदले। झुका है कि दोनों तंत्रों के मूल बिंदु को, कि दोनों तंत्रों के मूल बिंदु कौन से? O डैश, तथा Z अक्ष संपाती रहे, तथा Z अक्ष संपाती रहे। माना S डैश में P बिंदु के निर्देशांक, बार बार निर्देश तंत्र नहीं लूंगी। माना S डैश में P बिंदु वही है, बस निर्देशांक बदल गए। माना S डैश में P बिंदु के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश है। तो देखो तो माना S डैश में P बिंदु के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश है। तो मतलब अपन P पॉइंट के निर्देशांक निकालते हैं, क्या होंगे? देखिए क्या से OC बराबर PD, OC बराबर PD बराबर x डैश,
ठीक है। पीसी बराबर ओडी बराबर वाई डैश, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, तथा जेड तो जेड डैश के बराबर है, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट करो यहां तक। अब अपन को सिर्फ एक काम करना है इसमें, ये जो ए पॉइंट है ना, इससे इस पीडी वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस पर एक लंब खींचना है। ये देखो बिल्कुल सीधा, ये रहा, ये इस पॉइंट को एफ बिंदु पर काट रहा है और इसको किस पर काट रहा है, ई बिंदु पर काट रहा है। अब ये 90 डिग्री है, तो देखो संगत कोणों की वजह से ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अपन लोग लास्ट में लिख देंगे ये वाली चीज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए बिंदु से ए एफ लंब डाल रहे हैं किस पर, पी डी लाइन के ऊपर। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, ओ ई ए त्रिभुज लेंगे, एक बार एफ पी ए त्रिभुज लेंगे और इससे फिर हम लोग कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक निकालेंगे। तो अपन लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग लिखेंगे कि यहाँ पे लंब डाला, ये सब किया, वो चीज। तो आप एक काम करना, डायग्राम में लंब तो बना लेना, लिखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में।